जी, न्यायचंद जी मेघवाल और श्रीमती रंजीता कोहली, श्री कनक जी कटारा। विधायकगण सुरेश मोदी जी, सैम लोढ़ा जी, मेवाराम जी जैन, जोगेंद्र रवाना जी, गोविंद राम जी, पद्माराम जी, मनोज जी मेघवाल, आदरणीय श्रीमती गायत्री देवी जी, श्रीमती सिद्धि कुमारी जी, प्रशांत बहरवा जी, संगीता बहरवा जी और तमाम अधिकारीगण आर्य जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी, वैभव गलेरिया जी, गुजराल जी, मीना देथा जी, SMS के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर मंडारी जी, तमाम हमारे दानदातागण। मुझे बहुत पसंद था कि आज एक साथ में जिस रूप में बड़े संख्या में ICU बेड भी और ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाए गए, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण हुए और निकू और पिकू बेड्स बच्चों के लिए उनका भी शिलान्यास भी किया गया, लोकार्पण भी हुआ और करीब 624 सिलेंडर की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट जो 5 अस्पताल लगे हो, सीके बिरला ग्रुप, HDFC, टेक महिंद्रा, NLC बरसिंह सर द्वारा लगाए गए। तो और कुछ हमारे विधायकगण जो हैं उन्होंने भी अपने अवेलेबल फंड से ये प्लांट लगाने के लिए आगे आए हैं। उन तमाम में साथियों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगे आकर के इस काम को, उसके महत्व को समझा है। महत्व का है क्या है उसको बताने की आवश्यकता नहीं। मेरे ख्याल से वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नया अनुभव हुआ जब इस खतरनाक कोविड-19 महामारी ने जिस रूप में अपना रूप दिखाया, पूरा विश्व उसे हिल गया। कभी हमने सोचा नहीं था जिंदगी के अंदर कि ये वक्त भी देखने को मिलेगा जब चारों ओर हाहाकार जाएगा, चाहे विकसित राष्ट्र हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, जिस रूप में तांडव मचाया इस कोविड-19 ने अलग अलग रूप के अंदर, उसका अनुभव भी सबको हुआ। और हम तो खुद गवाह हैं कि पहली लहर के अंदर जो कोविड था उसमें भय ज्यादा था, परंतु मृत्यु बहुत कम हुई। शानदार हमने उसी वक्त से इंतजाम करना प्रारंभ किए, जिसका जिक्र भी मंत्री जी ने किया आपके सामने। और भीलवाड़ा मॉडल तो पूरे देश और दुनिया के अंदर एक स्थापित हो गया। आज भी उसी भीलवाड़ा मॉडल के आधार पर ही कोरोना के कंटेनमेंट के लिए कार्रवाई होती है। और जितना गंभीरता से राजस्थान सरकार ने लिया, मैं समझता हूँ वही कारण होगा पूरे देश के अंदर राजस्थान के प्रबंधन को लोग एप्रिशिएट करते हैं। और ये ठीक कहा गया कि जहां हम लोग पुणे भेजते थे सैंपल को, वहां मेरे ख्याल 1 लाख से ज्यादा RT-PCR, 1 लाख 1.5 लाख 15,000 तक हम लोग पर डे टेस्ट करने की कैपेसिटी पैदा कर ली हम लोगों ने। ये भी अपना एक उदाहरण है कि कितनी गंभीरता से हमने इस काम को हाथ में लिया। और जो प्रबंधन हम करते थे और हमारा होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो SOP जारी होती थी या जो निर्णय करते थे राजस्थान सरकार, मेरे ख्याल से जो फैसले केंद्र से आते थे उसके बाद में सच्चाई क्या वो तो पता नहीं, पर अधिकांश फैसले वो आते थे जो राजस्थान सरकार और मेडिकल विभाग यह हम लोग करते थे कोरोना के प्रबंधन के लिए। उसमें RT-PCR टेस्ट की बात हो, चाहे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात हो, चाहे आइसोलेशन में लोगों रखने की बात हो, और प्रबंध भी शानदार हुआ। परंतु दूसरी लहर जो अचानक आई
उसने पूरे देश को हिला दिया, केंद्र सरकार को हिला दिया। कोई तैयारी नहीं थी कि कोई ऐसा वेरिएंट आ सकता है कोविड-19 का, जिसको बाद में नाम दिया गया डेल्टा। उसने तो ऐसी स्थिति कह दी कि हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीजन का महत्व क्या है जिंदगी के अंदर, असली आभास और महसूस उस वक्त हुआ लोगों को। वे सबको मालूम है कि ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा रहते हैं, पर जब खबरें आ रही थी कि अस्पतालों में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 1 घंटे की बची है, आधे घंटे की बची है, और कई जगह तो लोग मारे गए, दिल्ली के अंदर भी और कर्नाटक के अंदर भी, यूपी के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। और कितनी लाशें आपको गंगा के किनारे, तो गंगा के अंदर बहती हुई दिखी आपको, कोई कल्पना नहीं कर सकता कितने लोग मर गए होंगे, किसी को नहीं मालूम है। सब अंदाज से आंकड़े आ रहे आगे। और वही कारण था कि हमने जब रघु शर्मा जी कह रहे थे कि धारीवाल जी को, रघु शर्मा जी को, बीडी कल्ला साहब को भेजा हमने दिल्ली। मैंने बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, अजीत डोभाल जी जो सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करी, हेल्थ सेक्रेटरी से बात करी। किसी को नहीं छोड़ा हमने उस वक्त में। दबाव चारों से बनाने का प्रयास किया जिससे कि राजस्थान में कम से कम ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हो। क्या क्या नहीं किया गया। मिस्टर उमेश भंडारी यहाँ पर, जिनका रिलायंस के वो यहाँ हेड है, और वहाँ रिलायंस का जो जामनगर जो प्लांट है, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई किस रूप में हमने मंगाई और ली है हम जानते हैं। मुझे कहना पड़ा कि मैं केंद्र सरकार से भीख मांग रहा हूँ ऑक्सीजन की। उस अंदाज लगा लीजिए कि कितना वो टाइम निकला होगा। एक एक दिन भारी पड़ रहा था, एक एक दिन भारी पड़ रहा था। रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। उस वक्त महसूस हुआ कि वास्तव में जब तक ऑक्सीजन, और हमें पता नहीं क्या क्या नहीं भुगतना पड़ा, लंबी बात है, तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मुझे बहुत पसंद आ रही है कि पहले 250 मेट्रिक टन मुश्किल से थी ऑक्सीजन हमारे पास में। आज जो आपने प्रोग्राम देखा है, लिक्विड ऑक्सीजन के भी, मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बटे हैं राजस्थान के अंदर बड़ी रूप में 50,000 के लगभग। एनजीओ आ गया है, पब्लिक सेक्टर आ गया है। और धारीवाल जी तो खुद उस वक्त में उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं एलएसजी और यूडीएच के माध्यम से बड़े रूप में हर जगह हम लोग लगाएंगे प्लांट। तो मुझे खुशी है कि यूडीएच विभाग ने, एलएसजी ने और मेडिकल ने आपस में इतना सहयोग रखा, कोऑर्डिनेशन किया, जिसके कारण से आज हम कहने की स्थिति में आ गए कि 250 मेट्रिक टन से 1,000 मेट्रिक टन तक ऑक्सीजन राजस्थान में उपलब्ध रहेगी, वो कमी नहीं पड़ेगी। समय आ गया जब मेडिकल की तरफ ध्यान देने का, मेडिकल हेल्थ सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक मिले। और मैं सोचता हूँ कि अभी जो माहौल बना है, वो जो पूरी दुनिया के अंदर अब जो है, हर सरकारें मेडिकल हेल्थ की तरफ ध्यान ज्यादा देगी। कैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, गांवों तक सुविधाएं बढ़ाएं, मेडिकल में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। इस रूप में बजट का एलोकेशन ज्यादा हो, सुविधाएं गांव ढाने तक पहुंचे। राजस्थान वो राज्य जहां पर हम लोगों ने करीब 7-8 साल पहले ही जो प्रयोग शुरू किए थे फ्री मेडिसिन के, फ्री टेस्ट के, और आयुष्मान भारत जब योजना आई थी, और यहाँ पर जिसका नाम भामाशाह योजना था, उसको हमने और ज्यादा आधुनिक और ज्यादा मजबूत बनाया है।
आज राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जहां पूरे प्रदेशवासियों का 5 लाख का कैशलेस इलाज के लिए बीमा हो रहा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से। और कल मुझे पेशेंट मिले नागौर के अंदर परसों, उनके करीब सीके बिरला हॉस्पिटल में इलाज करवाया उन्होंने, करीब 3-3.5 लाख का, दूसरे के 2-2.5 लाख का ऐसे बिल थे उनके। ओके, एक नया पैसा नहीं देना पड़ा, पूरा इलाज फ्री हमारा हुआ। करीब मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में, मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है कि पूरे राजस्थान में हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। इसको स्कीम जो नहीं बनी अभी, कुछ थोड़ी बहुत कमी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी समस्याएं होती है, उसको हम दूर करेंगे। पर स्कीम इतनी शानदार है और मैं समझता हूँ करीब करीब पूरे प्रदेशवासियों पर पहुंच रही है। इक्के दुक्के लोग रह गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ। कल मैं गया था एसएमएस अस्पताल, बाहर निकला तो करीब 200-400 लोग खड़े थे, मैं रुक गया वहां पर, बातचीत करी मैंने तो खाली एक व्यक्ति ने कहा मुझे जानकारी नहीं, बाकी सबको जानकारी थी। तो कहने का मतलब कि ये शानदार योजना भी अपन लेके आए। अब प्राइवेट में जाओ या सरकारी अस्पताल में जाओ, कम से कम उसको इलाज का निःशुल्क होगा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना आपने कोई तो मकान गिरवी रखते हैं, कोई अपने जमीन गिरवी रखते हैं या गहने गिरवी रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो संस्कार इतने अच्छे हैं कि मालूम है कि मेरे माँ बाप बीमार हैं, बच नहीं पाएंगे, तब भी हम पूरा खर्चा करते हैं बचाने के लिए। अभी कोरोना में सुन रहा था दूसरे दुनिया के मुल्कों में कि वहाँ कई विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, उन्होंने तो जब कोरोना का महामारी ने रूप धारण किया और लोग मरने लगे तो उन्होंने कहा ये बुजुर्ग लोगों को छोड़ दो, इनको मरने दो, सिर्फ इलाज युवाओं का करो, इनको बचाओ कम से कम। ये नौबत वहां आ गई थी। हमारे यहाँ कितने बुजुर्ग है तब भी बचाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो ये स्थिति उस वक्त में हमारे सामने आई थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो ये सब लोग आगे आए हैं और सबके सहयोग से ये कामयाबी मिली हम लोगों को। हम लोगों ने शुरू से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, धर्म गुरुओं को, डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर्स, एनजीओ, सबसे बातचीत करी और पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया कि सबने मिलकर ही जो हमने आह्वान किया, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। उस वक्त स्थिति यही थी, लॉकडाउन लंबा चला, कई लोग इतने गरीब थे, डेस्टिट्यूट थे, सरकार ने उनकी इमदाद करी 4-5 किस्तों में, पर एनजीओ ने भी और आम लोगों ने भी आगे आके उनके भोजन की व्यवस्था करी, लोगों को बचाया है। तो बहुत ही अच्छा माहौल के अंदर हमने कोरोना का मुकाबला किया है। और अब ये प्लांट लगने से और के अस्पताल में तो पाइपलाइन द्वारा आपके ऑक्सीजन की सप्लाई आपने उसको निश्चित करी है और 50,000 कंसेंट्रेटर बांटे गए, वही बहुत बड़ा काम हुआ है। एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि उसके लिए मैं भागम भाग नहीं करनी पड़ेगी, वो टेम्परेरी हमारे काम आ जाएगा। तो ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि इससे हम लोगों को आने वाले वक्त में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैं 2-3 बातें क्या अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो प्रिवेंटिव मेडिसिन पर फोकस करने की बात है, जो अपने शुरुआत करी थी। कोरोना आने के पहले हमने कहा था कि हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे जोड़ देंगे, वही लॉन्च किया था हम लोग निरोगी राजस्थान के नाम से। और ये थीम थी भाई पहला सुख निरोगी काया है, हर लोग जानते हैं। तो शुरुआत मैंने वहां से करी थी, पर एकदम अचानक ही 2-4 महीने बाद तो आ गया आपका कोरोना आ गया। तो कोरोना ऐसी महामारी थी कि सब काम छोड़ करके उस पर लगना पड़ा। इसलिए एक तरफ तो तीसरी लहर की बात चल रही है, तो हमें लोगों को ये सावचेत रखना पड़ेगा कि आप अभी तक मास्क लगाओ, ध्यान रखो, भीड़ भाड़ से बचो, क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में अभी भी केस आने लग गए हैं, कुछ देश में केस आने लग गया है, यूके के अंदर भी, रशिया में तो बेड नहीं मिल रहे हैं मास्कों के अंदर। ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क की स्थिति मालूम है क्या है,
कई मुल्कों में तो वहां के लोग वैक्सीन लेने की कतराते हैं, विरोध कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी महामारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अभी आजकल हमने सुना कुछ नया वेरिएंट भी आ गया लंदन के अंदर, जो डेल्टा प्लस से भी वेरिएंट नया है, उससे भी। तो कौन सा वेरिएंट क्या रूप लेगा कोई पता नहीं, पर हमें विश्वास है कि राजस्थान में हमने जो तैयारी करी है, उस तैयारी के माध्यम से हम लोग कैसी भी स्थिति आएगी तब भी हम लोग उसको पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए सक्षम बन गए हैं। हमें उम्मीद है कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है और हम लोग कह सकते हैं विश्वास के साथ में कि कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता है आम जनता को भी। पर अब जो मैं कहना चाह रहा था आपको, जो ये हम लोगों ने अभियान शुरू किया था निरोगी राजस्थान का, ये अपना पे बड़ा अभियान है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने भी, डॉक्टर, मेडिकल फ्रेटर्निटी और जिसने भी साथ दिया उस वक्त में, जब पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, खाना पहुंचाना था तो उस वक्त तो ये था पता नहीं कौन ये गिर जाएगा इसके अंदर, किसकी मौत हो जाएगी। रघु समारी पिला ने मुझे कि वेरिएंट का पता लगाने के लिए जयपुर में अपन ने जीनोम सीक्वेंसिंग भी शुरू कर दी है, जो पहले भारत सरकार में होती थी, आज राजस्थान में होने लग गई है कि कौन सा वेरिएंट राजस्थान की धरती पर पहुंच चुका है और कौन सा वेरिएंट से कौन सा मरीज जो टेस्ट आ रहा है उसका, उसमें कौन सा वेरिएंट नया आ गया, पैदा हो गया। तो जैसे मैंने अभी कहा आपको कि लंदन में नया वेरिएंट आ गया अभी। तो ये जो स्थिति है इसको तो मुकाबला हम लोग करेंगे। तो साथ में जो हमारा जो प्रोग्राम, ओरिजिनल प्रोग्राम है कि राजस्थान को निरोगी कैसे रखें। अगर बीमार नहीं पड़ेंगे लोग, तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो शरीर के लिए शरीर स्वस्थ रहेगा, और बीमार पड़ने पर आप देखते हो अस्पतालों में कितनी सुविधा बढ़ा दो वो कम पड़ती है, तो लोग तकलीफ क्यों पाए। तो ये बड़े रूप में समय आ गया कि इसके ऊपर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, बजट बढ़ाने पड़ेंगे जो हम लोग बढ़ाएंगे, और सुविधाएं अधिक से अधिक दे रहे हैं। अभी 2 साल में भी हमने सब सेंटर्स अनेकों खोले हैं, सब सेंटर को पीएचसी, पीएचसी को सीएचसी और सीएचसी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ट्रॉमा हॉस्पिटल्स, जो जो संभव था उससे अधिक करने का प्रयास किया है। इस रूप में हम लोग पूरी तरह मेडिकल पे ध्यान दे रहे हैं और माहौल बन गया देश के अंदर। राजस्थान सरकार की मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी है। कोरोना काल में भी आपके यूपी से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से लोग यहाँ आए इलाज कराने के लिए। दिल्ली से तो बहुत आए, एक बेड तक नहीं मिल पा रहा था वहां पर, तो ये हालात बन गए। जयपुर की खबर ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल लोग जाते थे पहले, कैसे में से वही शिफ्ट हो वहां पर, यहाँ इलाज ठीक नहीं हो रहा है। अब आश्चर्य हो रहा कि प्राइवेट से शिफ्ट हो रहे मेडिकल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर। ये भी एक संकेत है कि आपकी सुविधाएं बढ़ रही है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी अभी भी है और करेंगे, उसको भी ठीक करेंगे। अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी मुझे मिले 3 दिन पहले, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ से एम्बुलेंस से जाते हैं लोग बाहर इलाज कराने, एयर एम्बुलेंस से। अभी 2 पेशेंट आए हैं उनके अस्पताल में जो बाहर से आए, एयर एम्बुलेंस से बाहर से यहाँ आए हैं। तो कहने का मतलब कि एक माहौल जब बन जाता है, उससे फिर आम जनता भी, हम सभी लोग, प्रदेशवासी और मेडिकल वाले तो ही हैं, नर्सेज हो या डॉक्टर हो, उन सबका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम इसमें जंप कर सकते हैं आगे प्रिवेंशन के अंदर भी। और विभाग आपका धारीवाली वाला है, क्योंकि फॉगिंग करनी है तो अभी जो हो रही है, क्योंकि मौसमी बीमारियां थे, आपके जो स्थिति बनी है बड़े रूप में, आपका ये डेंगू आ गया है, डेंगू से पूरे बेड भर गए हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है इसमें भी मुकाबला में करना पड़ेगा। तो उसका विभाग आपका अच्छा काम कर रहा है, फॉगिंग करवा रहा है सब जगह, और जनता को भी अवेयरनेस करने का प्रोग्राम चलाना हमें पड़ेगा, बड़े रूप में चला भी रहे। तो ये तमाम काम हम करना चाहते हैं।
और सुविधाएं बढ़ जाएगी। उन सुविधाओं के माध्यम से जरूरी का हमारा इलाज होता रहे। उन सुविधाओं में हमारे जो कर्मचारी होंगे उनके माध्यम से चाहे गांव गांव घर घर तक बात फैले कि प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की स्थिति कैसे बने। दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े आपको, कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे आपको बिहेव करना है। धीरे धीरे लोग समझ गए हैं। मैं समझता हूँ उसका लाभ उन्हें मिलेगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको इतना कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो फ्री योजना लेके आए हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हमने RGST कर दिया शुरू, कैशलेस उनका भी हो गया है। पहले CGHS का हम लोग जब पार्लियामेंट में थे उसका लाभ मिलता था हम लोगों को, तो हम जानते थे, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता था। अब राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को भी और पेंशनर को भी ये लाभ मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों मिला करके हम लोग जो है पूरी तरह इसमें कामयाब होंगे और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और तो मेडिकल कॉलेजेस, देश आजाद हुआ तो ये खाली SMS था पंडित नेहरू के जमाने में। फिर 20 साल पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे और हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीटें बढ़ गई आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर, MBBS के अंदर। पोस्ट ग्रेजुएशन सीटें बहुत बढ़ गई, बहुत जंप हुआ एक साथ में। तो तमाम तरीके से क्या UPA गवर्नमेंट की तब से ही जो इसकी मनी थी अभी तक चल रही है NDA गवर्नमेंट में, उसी कांटे नए मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं, सीटें बढ़ रही लगातार। और मैं समझता हूँ स्वाइन फ्लू आया था उसके बाद से ही ज्यादा ही जंप हुआ है भारत सरकार के अंदर भी। स्वाइन फ्लू के बाद में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया कि मेडिकल में बहुत डॉक्टरों की कमी है। जितने बीमार हो रहे हैं देश के अंदर, कोई बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, उसके मुकाबले में इतने सर्जन नहीं है, इतने लोग नहीं, वेटिंग लिस्ट लंबी थी। तो ये सोच के जो फैसले होने लगे, मैं समझता हूँ कि हमें उसका फायदा लेना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हमने सामरिक सरोकार को भी ध्यान रखा। उस वक्त में आपको मालूम है कि हमने जो कोरोना से डेथ होती है तो उसके दाह संस्कार भी ढंग से नहीं हो पाते परिवार के साथ में, उसको भी हम लोगों ने नगर परिषदों से, पालिकाओं से दाह संस्कार करवाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी। उन्होंने बखूबी निभाई। पूरा पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट से दिया गया उनको अलग से, इसके लिए दाह संस्कार करने के लिए पैसा दिया गया डिपार्टमेंट को कि कोई कमी नहीं रह जाए। अस्थि कलश तक भेजे गए यहाँ पर रोडवेज से। तो इस प्रकार से पैकेज दिया गया। पैकेज भी मैं समझता हूँ कि राजस्थान का पैकेज सबसे अच्छा है, जिसमें क्लैरिटी ज्यादा है। किस प्रकार अनाथ बच्चों को 1 लाख अभी दो, फिर 2,500 रुपये प्रति माह, फिर उनको 5 लाख रुपए 18 साल पर। कोई विधवा औरत है तो 1 लाख रुपए भी दो, फिर उसके लिए 1,500 रुपए पेंशन के रूप में। इसमें कोई हमने रेस्टिट्यूट का भी खूब ध्यान रखा कि किस प्रकार उनको घर बैठे हुए उनको सामग्री मिल जाए। और कैश का DBT हुआ 5,500 करोड़, 5,500 का मतलब 5 बार DBT किया। तो सब तरीके से अपने सामरिक सरोकार को निभाया है ऐसे वक्त में। और मैं इस मौके पर प्रदेशवासियों को यहाँ जो सुन रहे होंगे, ये मेरी ख्याल से ओपन विची होगी कि उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रदेश की जो खूबी रही है, जिसकी झलक अभी कोरोना के बाद में देखने को मिली, जब आपका हुआ ये परीक्षा हुई आपकी रीट की, तो जिस प्रकार लोगों ने 25 लाख बच्चों को एक साथ घरों में रखना या धर्मशाला में व्यवस्था करनी, खाने पीने की व्यवस्था करनी, रोडवेज की बसें फ्री, प्राइवेट बसें करके हमने स्कीम जो अनाउंस की थी बजट में रोडवेज की, उसको बढ़ाया और हमने प्राइवेट बसों को भी लिया किराए पे, सबको सुविधा दी। उसकी प्रशंसा पड़ोसी राज्यों में बहुत ज्यादा हुई है, राजस्थान में भी हुई है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जनता ने सरोकार निभाने आगे आ रही है एक आह्वान मात्र से। और कलेक्टर्स के साथ में हमने विसी करी, SP कलेक्टर के साथ में, उनको कहा आप NGO से संपर्क करें अपने जिले के अंदर। उस 2 दिन के 3 दिन के आह्वान पे मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लोग आगे आए हैं, बिना मन लोग आगे नहीं आ सकते, आप कितने कह दो बोले उनको।
उनका मन था, उनमें भावना थी, मैं समझता हूँ जिस प्रकार कोरोना में मदद करी लोगों की, उसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी लोग हो, एनजीओ हो, धर्म गुरु हो, धर्म धार्मिक संस्थाएं, सबने मिलकर के मैं समझता हूँ कि राजस्थान में एक नई परंपरा स्थापित की, वो परंपरा काम रहे और हम लोग कैसी स्थिति से मुकाबला करने के लिए कामयाब हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः अपनी ओर से तमाम दानदाताओं को, संस्थाओं को, एमएलएस को बहुत बहुत उनको मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आगे आकर